जी, लैला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सही आई है। मैं तुम्हें हक देता हूँ हमीद सुबह। इन हालात में फ़ैसला करना बहुत मुश्किल काम है। जी, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही फ़ैसला करता। कम से कम इन हालात में तुम्हारी दिमागी हालत तुम्हारी बहन से बेहतर है। शायद तुम्हें और सोचना चाहिए था। अपनी बहन को भी समझाना चाहिए था कि वो जो सोच रही है ठीक नहीं है। आप लोग कौन हैं? हम इसी केस पर काम कर रहे हैं कि जिसका असली टारगेटों में से एक तुम्हारा बाप है। कौन सा केस? मसूद सोबोजी, इंडस्ट्रियल नशे का माल बनाने वाला। आपको कैसे पता चला कि मैं और इलाही क्या करना चाहते हैं? ये बहुत ज़्यादा अहम नहीं। अहम यह है कि तुम्हारी मदद करें ताकि तुम दुरुस्त इंतखाब कर सको। अच्छा, तो फिर मुझे गिरफ्तार कर लेना, क्योंकि अगर मेरा उनका सामना हो गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते तो इस तरह तुम्हारे पास नहीं आते। तो फिर मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी प्लानिंग ख़राब मत करो। तुम्हारी बहन की जहनी हालत ठीक नहीं है। हर लहजा इम्कान है कि कुछ ऐसा कर बैठे कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उस सूरत में हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। आपको कितने अरसे से मालूम है कि मेरे अब्बू क्या करते हैं? कुछ अर्सा हो गया है। तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे अब्बू एक बहुत छोटा मोहरा है, गैर मुल्कियों के लिए होलसेल में बेचने का जरिया। हमें असल मोहरों की तलाश है। हमें मुल्क में आने वाले और यहाँ से जाने वाले माल का सुराग चाहिए। आप हमारी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बिखरने दे रहे हैं ताकि जाकर असली लोगों को पकड़ सके। आराम से रहो लड़के, आराम से। अभी तो तुम्हें दास्तान समझो 2-3 मिनट ही गुजरे हैं। जल्दी फैसला मत करो। यही तो है, आपको सिर्फ अपने काम की फिक्र है। आपको कोई परवाह नहीं कि हमारे घराने पर कैसी मुसीबत आई है। हमें उस वक्त से तुम्हारे बाप के बारे में मालूम है जब वो मैदान में था। खाम माल जानते हो क्या होता है? यानी इंडस्ट्रियल नशे का खाम माल। उस औरत के साथ भी राब्ते में था और नई ज़िंदगी के बारे में भी सोचा था।
तुम्हारी बहन भी नशीली थी। अब दास्तान समझ में आई? हम उस वक्त तुम्हारे बाप को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। अगर हमने काम किया होता तो फिर हम असली मोहरा तक नहीं पहुंच सकते थे। तो हमीद बेटा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो तुम्हें बताया जा रहा है उसे गौर से सुनो। बेचारी मेरी अम्मी, सबके बीच तबाह हो गई। तकरीबन 1 साल होने वाला है। मैं बिल्कुल सही जानना चाहती हूँ। 22 दिन बाद 1 साल हो जाएगा। यानी 1 साल से मसूद तुम्हारे साथ खुफिया तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं? हाँ, आप ये सोचें कि आप लोगों का ताल्लुक कब ख़त्म हुआ। यानी कहना चाहती हो कि मैं कसूरवार हूँ? जब 2 लोगों का आपस में ताल्लुक ख़राब हो जाए तो दोनों कसूरवार होते हैं। तीसरा शख्स कसूरवार होता है। अगर तुम्हारी तरह का कोई इस ताल्लुक के बीच ना आया होता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। कैसे उनसे मुलाकात हुई? अहम है, आप 2 लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप शायरा हैं, अपने बच्चों की दोस्त हैं, लेकिन क्या जानती भी हैं कि आपके शौहर का पेशा क्या है? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? वक्त आने पे समझ जाइएगा। ये कहना चाहती हो कि तुम मुझे और मेरे खानदान को मुझसे बेहतर जानती हो? नहीं, मसूद मुझे ये सब बताते हैं। मेरे शौहर का नाम इतना ज्यादा ज़बान पर मत लाओ। ये शौहर जिसके बारे में आप बात कर रही हैं ना मसूद, मेरे भी शौहर हैं। मैं उनकी बात मानती हूँ, उनका साथ देती हूँ। मसूद मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ और आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। साफ जाहिर है उनका दिल कहाँ अटका है। मैंने कुछ ना होते हुए उनका साथ दिया। एक छोटी सी वर्कशॉप थी 2 मजदूरों के साथ, उनके साथ खड़ी रही हूँ, उनका साथ दिया और आखिर में ये हुआ। शौहर और बीवी की जब नई शादी होती है तो सबकी जिंदगी आरामदेह नहीं होती। औरत मर्द की नादारी के साथ गुजारा करती है, सारी मुश्किलों में उसका साथ देती है, लेकिन जिंदगी ये नहीं है मोहतरमा। तो मुझे सिखाओगी कि जिंदगी क्या है? नहीं, मैं तो सिर्फ जिंदगी की तारीफ आपके सामने पेश कर रही हूँ। आपको मसूद के काम और जिंदगी के बारे में क्या पता? मैं मुतमईन हूँ कि आपको एक जर्रा भी कुछ मालूम नहीं है। मसूद हमेशा के लिए ईरान से जाना चाहते हैं, वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। मसूद को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है मोहतरमा, पता उन्हें आप पे एतमाद भी नहीं है कि अपने पेशे के बारे में आपको कुछ बता पाए। तुम बताओ। ना जानिए वही बेहतर है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती, ऐसा काम है कि आप सोच भी नहीं सकती। यानी हराम रास्ते से पैसा घर में लाते हैं? मुमकिन है कि आप उसे हराम कहें।
आपने सोचा था कि ये जो ज़िंदगी उन्होंने फराहम की है इन सब कारखाने के पैसे से है? क्यों इससे पहले किसी अच्छे और पॉश इलाके में आपके लिए घर खरीद के नहीं दे दिया? क्यों कुछ अर्सा पहले तक एक आम सी गाड़ी में बैठते थे? मोहतरमा, क्या कभी ये सोचा कि ये पैसा जो अचानक ही जिंदगी में आ गया कहाँ से आया? मसूद को आप में कोई दिलचस्पी नहीं, उनका दिल अब आपके साथ नहीं है। मैं भी उनकी जिंदगी में ना रहूं तो फिर किसी और के चक्कर में पड़ेंगे। जनाब माफ कीजिएगा। हाँ भाई, 1 मिनट होल्ड करना। मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, आप 1 मिनट फोन देंगे? मैं एक फोन नहीं, करना मैं अपना चाहता हूँ। फोन किसी के हाथ में नहीं देता भाई। नहीं, एक छोटी सी फोन। मैं अपना फोन आपके हाथ में नहीं दे सकता। टेलीफोन कार्ड है आपके पास? फोन कार्ड है, हाँ। ये लीजिए। अरे कोई ऐसी खास बात नहीं है, नहीं रखिए। नहीं बताइए ना। नहीं जनाब, मैं तकल्लुफ नहीं कर चलिए, रहा बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, मैं कमरा नंबर 234 में बात करना चाहता हूँ। इलाही सबूही। हेलो। अस्सलाम वालेकुम इलाही। अमित तुम हो? मेरे मोबाइल पर फ़ोन क्यों नहीं किया? अभी तुम्हें बताता हूँ। इस वक्त कोई तुम्हारे पास तो नहीं? नहीं। ये बताओ, तुमने जो कहा था उस पर कायम हो? हाँ। मैं उनके पास जा रहा हूँ। मैंने मुलाकात तय की है। मैं आज उन्हें मिलवाने लाऊंगा। इंतज़ार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गाजर का जूस पसंद है? जानता था। मैंने सोचा
इलाहे बेटी के पास जाने से पहले कुछ देर तुम्हारे साथ बातें हो जाएं। मैं जानता हूं कि तुम और इलाहे मेरे बारे में क्या सोचते हो। हक है तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा आइडियल नहीं था उस वक्त भी कि जब मैंने अच्छा बनना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यकीन करो, इलाहे के नशे की खबर ने मुझे भी बहुत परेशान कर दिया है। तुम खुद भी जानते हो कि मैं इन बातों पर कितना ज्यादा हसास हूं, कितनी नफरत करता हूं। मैंने तुम्हारी नानी से भी कहा था, इलाहे के नशे को छुपाने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ थी। मैं तुम्हारी माँ की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता था। तुम खुद भी जानते हो उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैं इससे ज्यादा उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे अब भी उम्मीद है, अब भी अपने घराने को तुम्हारी मदद से एक साथ मिला सकते हैं। हमें मदद करनी होगी ताकि इलाहे उसे छोड़ सके। अगर वो घर वालों के साथ रहती तो उसके साथ ये हादसा पेश ना आता। मैं अपनी जिद की वजह से इलाहे के नशे का असली कसूरवार हूं, ये मैं खुद जानता हूं, लेकिन मैं इसकी तलाफी करना चाहता हूं। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त बहुत से नशेइयों से बात की है। उनमें से बहुत से सिर्फ टाइम पास के लिए नशे करते थे। इलाहे उनमें से है। तजस्सुस के मारे, तफरी में, दोस्तों के सामने शो मारने के लिए। लेकिन जब इस जाल में फंस जाते हैं तो फिर खत्म। अगर कोई खुद को इस जाल से बाहर निकाल पाए तो मोजिज़े के अलावा कुछ भी नहीं। हमीद, हम मिलकर ऐसा कर सकते हैं कि ये मोजिज़ा पेश आ जाए। हमें इलाही की मदद करनी होगी। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अपना जूस पी लो। मेरी आवाज सुन रहे हैं? बोलो, मुझे आवाज आ रही है। सुना आपने? हाँ, सुन लिया। जैसे कि आपने उससे कोई बात ही नहीं की। तुम्हारा अंदाजा ये कोई ड्रामा कर रहा है? बिल्कुल, जाहिर है कि उसके दिमाग में कोई प्लान है। अगर तुम देखो कि टारगेट से अलग हो गया है तो किसी को उसके पास भेजो। उसका ख्याल रखना। जी जरूर।
इलाही बेटा, माफ करना, शायद कोई गलत फहमी हुई है। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? तुम्हें यकीन है यही कमरा था? हाँ हाँ, यहीं पर, यही है, यही कमरा था। नहीं मालूम क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं इलाही सबूही का बाप हूँ। अभी मैंने जाकर देखा कि वो कमरे में नहीं है। कहाँ है? सोमवार डॉक्टर विजिट पर आए थे, फिलहाल उनसे मुलाकात मना है। उन्हें दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। उसे आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर का हुक्म है। मुझे उससे मिलना है। फिलहाल मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो शीशे के पीछे से देख सकते हैं। डॉक्टर ने तो मुझसे कहा था कि उसकी तबीयत बेहतर है। जी हाँ, नए टेस्ट से पता चला है कि मुमकिन है उनके बदन में इन्फेक्शन हुआ हो और ये लग भी सकता है। इन्फेक्शन? हाँ, इन्फेक्शन। डॉक्टर मुदर्रिस लेडीज वार्ड में। डॉक्टर मुदर्रिस लेडीज वार्ड में। मैं जरा उसके डॉक्टर से जाकर मिलता हूँ कि वो क्या कहते हैं। मेरे पीछे आओ। कोई अंदर ना आए। जी जरूर। वो कातिल वहां आजाद घूम रहा है और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप पर काबू पाऊं। इतने अक्लमंद तो तुम हो ना कि समझ सको कि क्यों मैंने कहा है कि तुम्हारे अब्बू हमें असल मोहरा तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने रास्ते पर चलें, मुझे अपने रास्ते पर चलने दें। बल्कि जनाब, मुझे एक जुर्म का इर्तिकाब करने दें, फिर मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। इजाजत है? बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जिन चीजों का जानना जरूरी है वो मैं जानता हूं। मुझे तो खुद आपसे शिकायत है। आप जानते थे कि इलाही नशा करती है, हम इस लेकिन बारे में पहले बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी सामने आए होते तो बात यहां तक ना पहुंचती। कोशिश करो कि दलील और मंतिक के साथ बात करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा, दोबारा भी कह रहा हूं, जब हमें तुम्हारे अब्बू के माजरे का पता चला, उसकी दूसरी बीवी थी। तुम्हारी बहन भी नशे में लतपत हो चुकी थी। अब भी खुशकिस्मती से उसकी हालत अच्छी है। आप तो हर चीज पर इतनी नजर रखे हुए हैं, अपनी ताकत से क्यों मुनशियात का कला कमा करने का फायदा नहीं उठाते? हम तो सिर्फ लाखों घरानों में से एक हैं कि जिनकी मुनशियात की बिना पर यह हालत हुई है। कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं जो इसे खत्म होने नहीं देते? किस तरह से यकीन आए कि किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है इस बीच? किस तरह जब दो दहशतगर्द सरहद पार करके इधर आते हैं तो आप फौरन उन्हें पकड़ लेते हैं। तुम्हारी बात पूरी हो गई? मेरी बात सुनो, मनशियात की पैदावार और तरसील कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उससे काफी पैसा बनता है। उसी सरवत की तरह कि जो तुम्हारी जिंदगी में आई, हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो पैसे की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, मसूद सबूही की तरह। शुक्रिया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरा मतलब बिल्कुल यही था। लेकिन इस मामले की एक साइड है, क्योंकि मामले की दूसरी साइड यह है कि इस सरवत की पैदावार का असल जिम्मेदार सारिफीन है। वो सारिफीन को जो अफसोस के साथ रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी बहन, कि जो ये सोचती हैं कि मनशियात के इस्तेमाल से अपनी शिकस्त का गम भुला सकेंगी। बहुत से सोचते हैं कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी। बहुत से लोग बेरोजगारी और अय्याशी की वजह से मनशियात के पीछे जाते हैं। इलाही कोई अय्याश नहीं है। ख्याल रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम हमारी बात अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे। अगर उस बाप में कि जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं उसमें जर्रा बराबर भी अखलाक नाम की चीज होती तो इलाही इस वक्त उस राह पर न होती। आप इलाही को नहीं जानते हैं, उसे नहीं समझ सकते। मैंने किसी तरफदारी नहीं की है। मसूद सबूही हमारा टारगेट है। अपने वक्त पर उसे पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। लेकिन तुम्हारी बहन अपने बाप की गलती से फरार के लिए मुजरिम बन गई है, समझ रहे हो? मुजरिम? मुजरिम? इलाहे अपनी उलझन को दूर करने के लिए नशा करने लगी थी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दूसरों पर हुक्म चलाकर आपका फर्ज पूरा हो गया है? इलाहे कुर्बानी है, ऐसी कुर्बानी कि जिसके कुर्बान होने में आप सब कसूरवार हैं। रुको, अगर तुम्हें अपनी बहन के बारे में एक सच सुनने का हौसला है तो रुको और गौर से सुनो। डॉक्यूमेंट्री बनाते हो लेकिन बौसूख बात नहीं करते, अकल के मुताबिक फैसला नहीं करते, जज्बाती हो जाते हो। क्यों तुम्हारी बहन एक सादे से घरेलू झगड़े की वजह से कि जो किसी भी घर में पेश आ सकता है, जाकर एक तबाहकुन बैनुल अक़वामी ब्रांड के लिए मनशियात बनाती है? क्यों?
जाओ और जाकर सवाल अपने बहन से पूछो, अपने बाप से भी पूछो। देखो जाकर तुम्हें क्या जवाब मिलता है। सिर्फ इसलिए ताकि इस माजरे को समझ सकूं, लेकिन हुक्म और सजा का फैसला कानून पर छोड़ दो। हमीद, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। हमीद, देखो हमीद, हमीद, कुछ मत कहो। एक सवाल पूछता हूं तुमसे, सच सच जवाब देना। तुम अम्मी की वजह से ऐसा काम करना चाहती थी या अपने गंदे पेशे की वजह से? माफ कर दें अब्बू जान, मुझे माफ कर दें।
हेलो पुणे।